डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने तहसीलदारों को ये कहा कि आप नए लोग वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनमें जिन लोगों के पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है या जिनके पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट या जम्मू ज़िले में रहने का प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, उन लोगों के प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप तैयार करें ताकि उनको वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जाए। उसमें उन्होंने खुद से 1 साल की कंडीशन भी डाल दी कि कम से कम 1 साल से वो जम्मू में रह रहे होने चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट मुर्तज़ा ख़ान हैं। इनसे बात करने का मकसद ये कि पहले तो ये समझा जाए कि क्या कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है तमाम कानून जम्मू कश्मीर में केंद्र के लागू हैं और केंद्र के कानूनों में क्या कुछ है उसी पर हम इनसे बात करेंगे। खान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में जब तक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था तब तक खुद को कौन रजिस्टर कर सकता था वोटर के तौर पर, और अब जब पीआरसी खत्म हो चुकी है अब कौन रजिस्टर कर सकता है? देखिए, पीआरसी का रजिस्ट्रेशन के साथ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन कई एक लेवल्स और लेयर्स के लिए पॉलिटिकल हायरार्की में जो है उनके लिए करवाते हैं। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट की रजिस्ट्रेशन है, फिर असेंबली की है, उसके अलावा और भी हैं पंचायत वगैरह के। तो जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जब 370 यहाँ मौजूद था या यहाँ पे लोकल लॉज हमारे मौजूद थे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के जो थे वो लॉज हमारे मौजूद थे, उस वक्त भी पार्लियामेंट की रजिस्ट्रेशन जो है वो हम उसी कानून के तहत करते थे जो आज यहाँ पे नाफज हो चुका है 370 जाने के बाद। फ़र्क सिर्फ इतना था कि असेंबली के लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती थी कि आपका पीआरसी होना ज़रूरी था, पार्लियामेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं था। आज जो है 370 के बाद जब हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1957 जम्मू कश्मीर का रिपील हो चुका है, तो अब हमें अप्लाई करता है 1950 का इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो। और अब की रजिस्ट्रेशन में आपको वो जो कंडीशन पहले वो एक थी, एक बैरियर था, वो मौजूद नहीं है पीआरसी वाला। आज की डेट में आपको अपने आप को वोटर रजिस्टर करवाने के लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन आपकी है, कुछ चीज़ें बुनियादी हैं, वो ये है कि आप एक कंस्टिट्यूंसी में आपको एनरोल किया जा सकता है और एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसीज में नहीं किया जा सकता। फिर एक कंस्टिट्यूंसी में भी आपको एक से ज़्यादा बार नहीं किया जा सकता। मसलन कई पोलिंग बूथ हैं तो ये नहीं है कि आप 2, 3, 4 पे होंगे, एक ही पे होंगे। और इसकी क्वालिफिकेशन मोटे तौर पे ये है कि आप 18 साल की एज रखते हों, साउंड माइंड हो वगैरह, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं इस तरह। और आप भारत के शहरी होने चाहिए, ऑफ कोर्स वो नेशनल होने चाहिए। और उसके अलावा जो है वो आप ऑर्डिनरली उस जगह पर रहते हों। ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन की टर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने उसमें 1 साल की मुद्दत वो डाल दी थी। दूसरा ये कि ऑर्डिनरी सिटीजन को कैसे डिफाइन किया गया है, कौन होगा ऑर्डिनरी सिटीजन, और क्या वाकई उसके लिए कंडीशन है कि 1 साल उसको होना चाहिए किसी जगह रहते हुए या 6 महीने हुए होने चाहिए, कंडीशन क्या है? देखिए, वो ऑर्डर मैंने भी देखा, उसमें जो उसने ये कहा है कि किसी का बिजली का बिल या पानी का बिल या जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो 1 साल से वहाँ होना चाहिए। मैं हैरान हूँ, मैंने जब ये ऑर्डर पढ़ा, कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। और ये 1 साल इसने कहाँ से इंपोर्ट करके लाया, वो मेरे ख्याल से एक सीरियस इशू है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत है। या तो ये कोई मिसचीफ है और या दिमागी तौर पर ये कोई खाली बंदा इस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है, नॉर्मल आदमी ये नहीं करेगा। और फिर देखिए, इसको इमीडिएटली रिवोक क्यों किया कि किसी न किसी लेवल पे इनकी मरम्मत हुई है कि ये किस वाहियात किस्म का आपने ऑर्डर किया है। जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ऑर्डिनरली सिटीजन नहीं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, उसका तर्जुमा ये है कि आप उस जगह पे वाक़तन रहते हों। ये नहीं है कि आपका घर है, अगर मिसाल के तौर पे मेरा घर दिल्ली में है और मैं यहाँ किराए पर रह रहा हूँ, लेकिन मैं नियतन यहीं पर मेरी रिहाइश है, बावजूद इसके कि मैं किराए पर रह रहा हूँ और दिल्ली में मेरा घर मौजूद है,
जहां पे मेरा घर है अपना, लेकिन मैं ऑर्डिनरली वहां नहीं रह रहा हूं, मेरा वोट वहां रजिस्टर नहीं होगा, बल्कि जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे रजिस्टर होगा। तो उसके लिए और रेंडी मतलब जैसे आपने कहा नियतन रह रहे हो, तो नियतन रह रहे हो क्या मतलब है? नियतन को देखिए, ये कागजी इशू, तौर पे ये उस वक्त ये एक इशू रेज हुआ था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा असम से जाके इलेक्ट करवाया गया था, और जब उन्होंने ये फॉर्म भरा वहाँ, तो ये इशू जो है वो इस गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने गया, और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वहाँ पे ये कहा कि ये बंदा तभी कोई भी आदमी किसी जगह पे तभी रजिस्टर हो सकता है जब वो वहाँ पे हैबिचुअली रह रहा हो, परमानेंटली रह रहा हो, नियत के साथ रह रहा हो। ये नहीं है कि कोई उठा और जाके किसी जगह चला गया और जाके कुछ दिन वहाँ पे उसने बसेरा कर लिया और उसके बाद उसने कहा जी मुझे यहाँ रजिस्टर कर दीजिए। वो नियतन वहाँ पे रहने वाला होना चाहिए, चाहे उसका घर वहाँ मौजूद है या नहीं है। लेकिन दूसरी जगह जैसा कि मैंने कहा कि अगर उसका घर भी है तो भी बात नहीं बनेगी। तो अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले भी कुछ दोस्तों ने मुझसे बात की, तो मैंने उनसे ये कहा था कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाने के बजाय हमें चाहिए कि हम कोर्ट को मूव करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो केस की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2014 में, पहले इंटरम डायरेक्शन उसमें 2004-5 की, उसमें जो आई थी, उनको लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाए। अब उसके लिए ये देखना इलेक्शन कमीशन का काम था, क्योंकि वो डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को थी कि आपने इसकी स्पिरिट को इंप्लीमेंट करना है। स्पिरिट क्या है कि आप वहाँ पे परमानेंटली नियतन आमदन कसदन वहाँ रहने के लिए वहाँ पे मौजूद है, और उस वजह से आपका वोट वहाँ रजिस्टर होना है। अब उसके लिए इलेक्शन कमीशन को रूल्स फ्रेम करने हैं, उनको बताना है। अब ये फॉर एग्जांपल पिछले दिनों जो इन्होंने फॉर्म 6 के साथ, जो इससे पहले आज तो इसने ऑर्डर रिवाइज करके किया है थोड़ा सा, उसमें एक कंडीशन ये भी थी, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह गांधीनगर में रह रहे हैं, आप आके सांबा से अपने नाम पे एक चिट्ठी डाल देते हैं, ठीक, वो चिट्ठी जो है वो पोस्ट बाई पोस्ट आपके उस एड्रेस पे पहुंचती है जहां पे आप अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक, और वो चिट्ठी उठा के आप चले जाते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, ठीक, और कहते हैं जनाब मैं इस जगह पे रहने वाला हूँ, उसका सबूत ये है कि मेरे नाम से इंडियन पोस्ट में एक चिट्ठी आई है जो एक सबूत है। ये भी था इसमें, ये इलेक्शन कमीशन ने ये गुंजाइश रखी हुई थी। अब इसी तरीके से ये जो एज्यूम कर लिया ये डीसी जम्मू ने, मैं हैरान हूँ ये किन बेसिस पे किया कि 1 साल, भाई यहाँ पे कानून में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। ठीक, तो जब तक ये गलत आर्डर है, और इस तरह के आर्डर जो है वो पास करके ये लोग सिचुएशन को जो है ना और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर मुझे अपना इलेक्शन वोटर आई कार्ड बनाना है तो कानूनी तौर पे उस वोटर आई कार्ड को बनाने के लिए मुझे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी देना है जी, अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी देना है, उसके बाद जाकर जो है मेरा वोटर आई कार्ड बनता है। मुझे ये बताइएगा, क्या बिहार से जो कोई आदमी आ रहा है, यूपी से कोई आदमी जम्मू कश्मीर आ रहा है, जब तक जिस जगह का वो रहने वाला है वहाँ पर उसने अपना वोट कटवाया है, उसका कोई सबूत लेकर वो जम्मू में नहीं आता, क्या आपको लगता है कि उससे पहले यहाँ पर उसकी रजिस्ट्री हो सकती है? और दूसरा ये कि जिस वक्त ये समरी रिवीजन मुकम्मल होगी, एक लिस्ट बाज़ाब्ता इस वोटर्स की पॉलिटिकल पार्टीज को थमाई जाती है ताकि वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करें कि जनाब फलां आदमी यहाँ रजिस्टर हुआ है, आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। वो भी जानता हूँ जब आपके पास ताकत है ऑब्जेक्शन फाइल करने की, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और बिना वोट कटवाए उसका सबूत दिए बगैर यहाँ कोई रजिस्टर नहीं हो सकता, तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ा करने का क्या मतलब? नहीं, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे है जो मैंने इससे पहले भी अपने जो मुज़ाकरे थे उनमें हाईलाइट करने की कोशिश की, और वो ये थी कि फॉर्म 6 के तहत आप अपना वोट नया लगाना हो तो भी, या दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करना हो तो भी वो फॉर्म 6 में करते हैं, और वोट डिलीट करवाना हो तो उसके लिए आप फॉर्म 7 यूज़ करते हैं। तो गोया पहले आप 6 का मरहला तय करके 7 पे गए। ये कन्फ्यूजन इलेक्शन कमीशन को है, और मैंने जब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी तो मैंने इनको एक मशवरा, मैं उसका हिस्सा तो नहीं था बट मैंने मीडिया के ज़रिए से इनको ये कहा कि जो काम करने का है वो आपको करना चाहिए, और वो ये है कि एक तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की जजमेंट जो है उसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कीजिए, इस पर जोर दीजिए। और दूसरी बात ये कि उनमें एक कंडीशन जो वोट डिलीट करवाने वाली है
वो नया वोट लगाने से पहले डिलीशन होनी चाहिए और तब जाके वो किसी दूसरी जगह वो बंदा जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा बिहार का है या पंजाब का है, वो जम्मू कश्मीर में आया है, यहाँ पे वो रहना चाहता है और वो यहाँ पे अपना वोट एनरोल करवाना चाहता है, तो उसके लिए ये लाजमी शर्त होनी चाहिए कि वो पहले वहाँ से अपना जो उसका वोट मौजूद है उसको डिलीट करवाए, डिलीशन का सर्टिफिकेट लेके आए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास वो पेश करे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होनी चाहिए, जो आज की डेट में नहीं है। ये अलग बात है कि कानून मौजूद है ये कि एक आदमी एक से ज़्यादा जगह पे रजिस्टर नहीं हो सकता, तो उसके साथ ये लाजमी शर्त होनी चाहिए कि अगर वो नहीं दूसरी जगह जाना चाह रहा है तो पहले उसको पहले वाला डिलीट करवाना चाहिए और उसके बाद जाके दूसरी जगह वो एनरोल करवाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी भी है कि अगर आपको वाकई ये खतरा है कि 25 लाख वोटरों को ऐड किया जाएगा, आप थोड़ा अलर्ट रहें, और आपको लगता अगर है कि क्योंकि 25 लाख वोटर अगर यहाँ ऐड होते हैं, वो 25 लाख तो अलग अलग स्टेटों से क्या कहते हैं वहाँ से तो डिलीट भी होंगे वो, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो आपके पास क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने का एक टाइम पीरियड है उसको गंभीरता के साथ लेते हुए ज़मीन पर एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की आदत और तबीयत ये है कि आप प्रैक्टिकल कम करते हैं, शोर मीडिया में ज़्यादा करते हैं ताकि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर चले। मैंने पहले अर्ज किया, मैंने जो पहले मीडिया टॉक्स की उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये इधर उधर की हाँकने के बजाय जो प्रैक्टिकल काम है वो करना चाहिए। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन छोटा सा है जो मैंने आपको बताया, और वो ये है कि डिलीशन जो है वो पहले कंपलसरी बनाई जानी चाहिए एडिशन से पहले। वोट ट्रांसफर अगर आपने किसी बाहर वाली स्टेट से यहाँ करवाना है तो लाजमी शर्त होनी चाहिए कि उस डिलीशन का सर्टिफिकेट लेके आए। ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास मौजूद है ये इख्तियार में, ये तो खुद कार एक निज़ाम ऐसा है कि अपने आप में पॉलिटिकल पार्टीज चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह के हैं। अगर किसी को ये खदशा है कि जो बाहर से वोट यहाँ लाए जाएंगे वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के होंगे, अगर किसी को ये खदशा है तो उस खदशे को दूर करने के लिए उसके पास गुंजाइश मौजूद है कि वो इंश्योर करे कि उसका वोट प्रॉपरली एक प्रोसीजर के तहत लग रहा है, या कि उसको डेविएट करके वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए सारे रूल्स को एक तरफ हटा दिया गया और फिर एनरोल किया गया। जब ऑब्जेक्शंस का मौका आता है तो वो ऑब्जेक्शन जो है उनको करने चाहिए। और यहाँ एक और कन्फ्यूजन भी है, कुछ कन्फ्यूजन्स यहाँ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल से ज़्यादा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लेवल पे ज़रूरी हैं, इलेक्शन कमीशन के। जैसे कि मिसाल के तौर पे होमलेस लोग हैं, अब होमलेस की रजिस्ट्रेशन का आपने डीसी साहब ने इख्तियार दे दिया जी तहसीलदार को या किसी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया, वो तो उसके विम्स एंड फैंसीज पे आपने डिपेंडेंट कर दिया सारे सिस्टम को। उसके लिए भी कोई मापदंड, कोई क्राइटेरिया, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सब्जेक्टिव उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसके लिए भी कोई प्रूफ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 2 लाख लोग आके जम्मू में फॉर एग्जांपल अपने आप को होमलेस कहते हैं और वो काम रजिस्ट्रेशन का आप छोड़ देते हैं जी नायब तहसीलदार जाके देखेगा वाकईतन वो है नहीं है। अगर वो खाली उतना ही उसका सर्टिफिकेट से वो रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो कन्फ्यूजन वाली बात है। और ये वो कन्फ्यूजन्स हैं जो इस बीजेपी गवर्नमेंट के मथे हम नहीं मढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कानून पहले से मौजूद हैं, ये कांग्रेस के ज़माने में भी हैं। तो अलबत्ता यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, जो जो एरियाज़ हैं कन्फ्यूजन के उन एरियाज़ को दूर करने की ज़रूरत है। जैसे एक और सवाल जो अलग अलग सियासी जमातों ने किया, वो सवाल ये था कि जनाब फ़ौज जितनी भी जम्मू कश्मीर में है इनको भी वोटर बनाया जाएगा और ये भी जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक रखेंगे, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर बीजेपी को ये लगता है कि वो जीत नहीं सकते हैं वहाँ पर ये फ़ौज से वोट डलवाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए ये भी मेरे ख्याल से एक गलत सोच है। ये इशू भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, बड़ा मशहूर केस है, नीला गोखले का केस है। वो नीला गोखले के केस में उनका ये कहना था कि जो आर्मी है या और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जहाँ जहाँ पे भी डिप्लॉयड हैं उनको वहाँ वोट डालने का हक दिया जाना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकें। तो वहाँ ये जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू गया तो अल्टीमेटली सेटल इस तरीके से हुआ कि जो सर्विस वोटर है, सर्विस वोटर अपनी जो एनरोलमेंट करवा सकता है और वो अपना वोट अपने इलाके में वो कर सकता है, वो कास्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्टल बैलेट या उसके कई एक तरीक़ाकार हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो यहाँ के लोकल इलेक्शंस के लिए अपने आप को लोकल वोटर के तौर पर, जनरल वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है या नहीं।
ये इशू सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त गया तो 2014 से पहले ये पोजीशन थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए हुए थे। उन रूल्स के मुताबिक ये था कि वो वहाँ पे होना चाहिए, 3 साल की टर्म की पोस्टिंग होनी चाहिए उसकी, या अगर 3 साल की टर्म की पोस्टिंग नहीं है तो फिर जो है वो फैमिली के साथ वहाँ रह रहा हो, कोई आर्मी वाला है फॉर एग्जांपल किसी एरिया में तो वो फैमिली के साथ वहाँ रह रहा है, या 3 साल की टर्म की पोस्टिंग है उसकी। और इन दोनों के अलावा ज़रूरी शर्त यह है कि वो पीस एरिया में पोस्टेड होना चाहिए। ठीक। अब पीस एरिया क्या है? जम्मू कश्मीर में तो पीस एरिया है कोई नहीं, ये तो सारे का सारा जो है यहाँ तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो यहाँ तो पीस एरिया है कोई नहीं, यहाँ तो वो कोई भी एलिजिबल नहीं होगा उस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फिर 14 में भी ये तय पाया कि 2 कंडीशनैलिटीज जो हैं वो वेव ऑफ की थी। खुद इलेक्शन कमीशन ने जाके कहा जी इन 2 पे हम इंसिस्ट नहीं करेंगे, ये कि वो फैमिली के साथ रह रहा हो या वहाँ पे 3 ईयर्स टर्म पोस्टिंग पे हो। इन 2 को छोड़ के उन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि जो पीस स्टेशंस हैं, पीस स्टेशन पे पोस्टेड बंदे जो हैं उनके वोट्स जो हैं वो आप जनरल इलेक्टर के तौर पे उस एरिया में रजिस्टर कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ तो कोई है नहीं उस तरह का मसला, तो मेरे ख्याल से ये बेमानी सी बात होगी यहाँ हम ये एक्सपेक्ट करें कि जम्मू कश्मीर में किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई बंदा जो है वो आर्मी के वोट रजिस्टर करवा के तो वो और अपने फेवर में रिजल्ट्स कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता ये है कि वहाँ पे भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, इबहाम है, उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास रुजू किया जा सकता है। अब ये जब पीस टाइम हो कभी अगर, तो वहाँ उस वक्त ये इशू रेज हो सकता है। लेकिन वहाँ पे भी ये नीला गोखले के केस में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने खुद एक एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब उन्होंने वो काउंटर फाइल किया, जो अपना जवाब दाखिल किया उस रिट पिटीशन में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में हमें छुट्टी दी जानी चाहिए कि यहाँ पे हम पीस टाइम्स में भी पीस स्टेशंस वालों को भी एनरोल ना करें, क्योंकि उनके डेमोग्राफी के बहुत सारे इश्यूज हैं, लोकल पॉपुलेस जो है उसके वो इस आर्म्ड फोर्सेस की वजह से, उनके एनरोलमेंट की वजह से वो इम्पैक्ट होंगे उनके इलेक्शन रिजल्ट्स, और उनको वेव ऑफ किया जाए इस हद तक। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है इलेक्शन कमीशन के सामने, और ये गवर्नमेंट भी अगर उस कंडीशन को कंसीडर करती है, दैट्स ऑल द मोर गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि हकीकत क्या है इस सारे फसाने की, जो फसाना पिछले 2-4 दिनों से पब्लिक में था। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को कागजी घोड़े दौड़ाने से बेहतर है कि आप जमीन पर उतरकर काम करना शुरू करें। एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने कुछ बहुत अहम जजमेंट्स की तरफ इशारा किया है और ये बताया है कि रास्ता ये नहीं कि आपने एक बयान दे दिया, आपने एक वीडियो बाइट दे दी और वो वीडियो बाइट आम लोगों की कंजम्पशन के लिए है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है वहां पर आप मुकम्मल तौर पर जीरो होते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ ये कि ऑफिसरान को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात इस वक्त ना की जाए जो सियासी भवंडर बनाए, सियासी बवाल बनाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में असेंबली के चुनाव में जा रहा है।